नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। आज हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो संसद के गलियारों से लेकर पहलगाम के मोर्चों तक डट कर लड़ते रहा। देवरिया की माटी से लेकर वैश्विक मंच तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। एक आईआईटीएन, एक विचारक, एक कर्मयोगी और एक ऐसे सांसद जिन्हें देवरिया की जनता ने सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं, माटी का लाल कहा। जागृति संस्था के जरिए उन्होंने युवाओं में राष्ट्र निर्माण का बीज बोया और ऑपरेशन सिंदूर में राष्ट्र की गरिमा को वैश्विक फलक पर मुखर किया। आज हमारे साथ संतुलन न्यूज पर रक्षा मंत्रालय के संसदीय समिति के सदस्य और लोकसभा में जन समिति के अध्यक्ष देवरिया के सांसद श्री शशांक तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और साथ ही पहलगाम के मुद्दे पर ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसके बाद आपने वैश्विक मंच पर जो पाकिस्तान के आतंकवाद के चेहरे को बेनकाब किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय भारतीय राजनीति में बहुत हलचल है, चूंकि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद बहुत बड़ा हलचल पैदा हो रहा है। एकदम उनका इस्तीफा क्यों हुआ? एक तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय राजनीति में जितनी स्थिरता आज की तारीख में है शायद ही कभी हमारे इतिहास में हुई हो। तीसरी बार एक सबल सरकार बनी है, पूरी तरह प्रतिबद्ध है विकसित भारत को कार्यान्वित करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि कोई भी हलचल हो वो उस आयाम से देखी जाए तो बहुत छोटी है। जहां तक राष्ट्रपति जी का एक तरह से उन्होंने अपने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दिया, वो हम लोगों ने बड़ी मजबूरी में उसको एक्सेप्ट किया है। उनका जाना न तो हम लोग के लिए उपयुक्त है न तो देश के लिए, लेकिन कभी कभी राजनीतिक क्षेत्र में अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी आपको देनी पड़ती है। आपके परिवार से भी लोग बहुत प्रेशर डालते हैं, उस प्रेशर के अंदर आके और कई कारणवश उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, इसको हम लोग को मानना पड़ेगा। इसमें कोई कयास लाने की जरूरत नहीं है और मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी उपराष्ट्रपति नियुक्त होगा इसके बाद वो पूरी अच्छी तरह विकसित भारत के लिए आगे बढ़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यसभा में जैसे धनखड़ जी ने बहुत शानदार रूप से उसका एक तरह से अध्यक्षता की थी, वैसे ही नया उपराष्ट्रपति करेगा। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों का ये जो है आरोप है कि धनखड़ जी जो है महाभियोग लाने के, जस्टिस वर्मा के ऊपर महाभियोग लाने के पक्ष में है और साथ ही शायद राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए राजी थे, लेकिन शायद बीजेपी नहीं चाहती, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा करा लिया है। यह गलत है। कांग्रेस और सपा को कोई मुद्दा नहीं है। मैंने तो देखा पिछली हफ्ते आपने देखा होगा इतना निर्मम तरीके से इन लोगों ने सदन को स्थगित करने के लिए बार बार स्पीकर साहब ने लोकसभा में अपील की। इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। सिंदूर का मुद्दा पहले उठाया, सिंदूर में हम बोला मैं तो सचेतक हूं, तो मुझे मालूम है अंदरूनी खबर की बीएस में हमारी बहस जो रिजिजू जी ने रखी बात 16 घंटे की चर्चा होगी, उसके लिए प्रधानमंत्री बाहर गए थे, तो हमने बोला कल की तारीख में चर्चा शुरू होगी। जब वो मुद्दा खत्म हुआ तो एसआईआर मुद्दा को लेके आ गए। एसआईआर में बोला आप बीएस में बात रखिए, आपकी बात सुनी जाएगी, आगे बढ़ा जाएगा। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, सपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये परिवारवाद में लोभित लोग अपने ही उल्लू सीधा करने के लिए सदन को स्थगित कर रहे हैं। जनता इनको माफ नहीं करेगी अगली बार। इतनी बुरी तरह से हमारे विकसित भारत में अवरोध डाल रहे हैं ये लोग कि पिछले पूरे हफ्ते हम लोग तो सदन बैठे हुए थे, 540 वहां पर सांसद बैठे हुए थे, हम लोग बैठ के बस एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। भाई एसआईआर का अगर आपको करना है तो आप सदन में उठाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा की वाइस प्रेसिडेंट ने अपने इस्तीफा दिया स्वास्थ्य के कारण, उसमें ये गले लगा रहे हैं, गलत बात है सरासर। हम लोग को विकसित भारत के लिए हर दिन सदन चलाना है। मैं 10 बजे पहुंच जाता हूँ सदन में, हमारी आधे घंटे की सचेतकों में चर्चा होती है, राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा होती है। इस मुद्दों को लाएं, कैसे आगे भारत भाग बढ़ेगा, कैसे महिलाओं को सशक्त करें, कैसे किसान को आगे बढ़ेगा, कोई मुद्दा ही नहीं है। परिवार का मुद्दा है, सदन वोट करने का मुद्दा है। तो मैं तो इससे बहुत एक तरह से पीड़ित हूँ लोगों से। इस्तीफे के बाद सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है? क्या कोई जल्दबाजी नहीं देखी। जब भी कोई नया नियुक्त होगा 1-2 महीना लगता है उसको आने के लिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। छोटी छोटी चीजों में जब कोई मुद्दा नहीं होता, इसमें आवाज कराना खाली करना उनके उससे होगा। वो सम्मानजनक व्यक्ति है, हमारे पार्टी में सदन में इतने सालों से रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि बाहर से आए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से हम सब लोग उनको बहुत अच्छी तरह मानते हैं, बड़े सम्मानजनक व्यक्ति हैं और हम लोग को उनके स्वास्थ्य के उनके लिए मंगला दिया गया है, कोई ऐसा नहीं है। हम लोग धीरे धीरे खाली कराएंगे। आखिरकार अगर अगला उपराष्ट्रपति आएगा, सदन में अध्यक्ष की जरूरत है, तो उसके लिए कोई मंगला तो चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
देश का अगला राष्ट्रपति कौन हो? कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बिहार चुनाव के मद्देनजर जो है उपराष्ट्रपति का चयन होगा, जिसमें कुछ और नाम निकल के आ रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कर्पूरी ठाकुर के पुत्र वर्तमान केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर इस में से हैं। ये मैं किसी नाम पे तो कुछ कह नहीं पाऊंगा। थोड़ी बहुत तो मेरे मन में कोई चीजें चल रही हैं, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रेसिडेंट मुर्मू जी के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है, निष्पक्ष रूप से होगा। एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो साधारण परिवेश से आता है। जो पुराने हमारे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट होते थे वो मतलब ऊपरी कक्ष से आते थे, जो कि परिवारजनों के साथ रहते थे। हमारे जो संगठन है, हमारी जो सोच है, उसमें एक साधारण व्यक्ति होगा, जैसे पहले भी किया गया था। कोविद साहब थे, उसके बाद मुर्मू जी आए हैं, धनखड़ जी आए। तो ऐसे व्यक्ति का चयन होगा जो कि राष्ट्र के लिए आगे चलता है। और वाइस प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा किरदार ये होता है कि वो राज्यसभा का भी अध्यक्ष होता है, तो उसमें बहुत बड़ा किरदार होगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसको सब सम्मति सब लोग ऊपर देखें तो देखें भाई एक ऐसा व्यक्ति है, उसको संभाल ले, जो धनखड़ जी ने किया और अन्य राष्ट्रपति ने किया। तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत मंथन हो रहा है, बहुत चयन हो रहा है, एक लिस्ट बनाई जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हमारी तरफ से प्रत्याशी होंगे वो अच्छी तरह लड़ेंगे और जीतेंगे। मान लीजिए आपके परिवार से राजनीति, शिक्षा और सेना, मतलब इन तीनों में जो है आपके परिवार से सरकार रहा है, तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छा एक ऑपरेशन था। एक सैन्य अफसर के लड़के होने के नाते मेरे दिल में जिसे कहते हैं एकदम उत्साह जगा कि हमने ठीक ठाक रूप से ऐसी माँ बहनों के जो भाई बहनें उनका जो हत्या हुई, उसके बाद करीब 9 ठिकानों पे इन्होंने हमला किया, बहुत प्रिसाइज हमला किया। पाकिस्तान पे नहीं किया, उसका स्पष्टीकरण करा कि पाकिस्तान ने उसका जवाब मिसाइल उद्धन से दिया, तो हमने उनको भी ठोका 11 जगह। और उसके बाद संधि हुई, उन्होंने घुटने टेके। तो मैं समझता हूँ, हर तरीके से इसका जो प्रहार हुआ, उसके बाद जो नैरेटिव बिठा गया, 2 महिलाओं ने हमारे प्रेस वार्ता में उसका चर्चा करी, तो जो सिंदूर नाम भी दिया गया वो बहुत अच्छा था। उसके बाद जो उन्होंने जाके बाहर इसके बारे में बात करी, उसमें भी बहुत अच्छा। तो मैं समझता हूँ हर तरीके से अच्छा था। 1-2 जगह शायद हम लोग और भी आक्रामक हो सकते थे, जैसे शायद ये जो मल्टी पार्टी डेलीगेशन था 1-2 हफ्ते पहले चला जाता तो और अच्छी आभा होती, लेकिन सब जगह एक समय आता है, उसी हिसाब से हुआ। उसका परिणाम बहुत अच्छा। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि पूर्वांचल से मैं ही एकमात्र था जो कि वहां गया हूँ, और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को, किरण रिजिजू को, और शायद इसमें ओम बिरला जी का भी हाथ है। सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर क्या भारत की विदेश नीति सफल हो पाई? हाँ, देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। सफलता और असफलता तो समय बताता है, लेकिन जो रणनीति है उसको समझिए। वो रणनीति दूरगामी है। तो रणनीति ये है कि पहले हम लोग को सॉफ्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। आपको याद होगा जब 26/11 हुआ था, जब मुंबई में अटैक हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने गुहार लगाई, हम लोग गए यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने जगह जगह अपनी अपनी अपीलें दी, दलीलें दी, ये किया। लेकिन 173 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी उससे, और हजारों अन्य घायल हुए थे। पूरा बॉम्बे एकदम जिसे कहते हैं ध्वस्त हो गया। उसके बाद कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया? जाके गुहार लगाई, यूएन की। हमने क्या किया? हमने भी यही किया। पठानकोट में हमने उनसे बोला कि आप आइए, हमारे पठानकोट में जो आतंकवादी हमला हुआ उसको देखिए, ड्रोन अटैक हुआ है, क्या हुआ। उसके बाद उनकी रॉ सर्विसेज ने बोला कि नहीं, आप ही दोषी हैं। तो उसके बाद हम लोग भाई उनको बुलाते भी हैं, हमारा इंफॉर्मेशन भी ले आते हैं, बोलते आप ही दोषी हैं, हम अपने आप अटैक करिएगा। इसी के पठानकोट में जब पठानकोट के बाद तो दूसरा हमला उरी में हुआ, तो हमने उसको ठोका। उसके बाद बालाकोट में ठोका, और उसके बाद इस बार 9 जगह प्रहार किया गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी रणनीति जो बदली है वो ये है कि हम लोग अहिंसा, हम लोग एक तरह से व्यवहार में बातचीत करेंगे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब अति हो जाती है तो हम प्रहार करेंगे। और मैंने आपने देखा होगा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे कहा जो दत्तहीन विषय फिर सरल को। इसको मैंने गयाना में कहा, कहा। तो ये बात सत्य है कि हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, हम लोग क्षमा देने के लिए, लेकिन जब तक आप में शक्ति नहीं होगी तब तक क्षमा शोभा नहीं देती है। अब हमारे में शक्ति है, ऐसा नहीं और शक्ति नहीं हो सकती। जैसे कि एक चीज निकल के आई इसमें कि जैसे प्रॉक्सी स्टेट हो गया है पाकिस्तान, और वो जब हम पे हमला करता है कुछ तो चाइना के लिए करता है। ऐसा नहीं, चाइना फोर्स आता है यहाँ पर। तो पहलगाम हमला हुआ, हमने रोका उनको, फिर हमारा फिर दुआ, फिर हमने उनको हराया। लेकिन पीछे लोग एक बड़ा
एक और देश है उसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम लोग रणनीतिक तौर पे, मिलिट्री तौर पे उनका मुकाबला करें। और इसमें मैं पुनः बिल्कुल भारत पे आता हूँ, क्योंकि जब तक हम लोग आर्थिक रूप से अपने देश को आगे नहीं बढ़ाएंगे, देश को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो आपने शिक्षा की बात की, आपने रक्षा की बात की, लेकिन एक बात आपने नहीं रखी कि हम लोग आर्थिक रूप से कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए विकसित देवरिया में दावा करूँ। हमें उनके क्या क्या कहें, क्योंकि आईएमएफ द्वारा फंडिंग दी गई, वो भी युद्ध के दौरान पाकिस्तान को फंडिंग दी गई, तो ये कितना? नहीं, देखिए, आज की तारीख में बहुत कम फंडिंग की हो रही है। F-16 कभी उन्होंने बेचे थे, लेकिन F-16 1996 में बेचे थे। तो आज की तारीख में अगर आप उनके हथियार देखें तो ये प्रमाणित हो गया कि 80% उनके हथियार चाइनीज है, और 80% उनके जो बैकएंड जो है, जैसे कि उन्होंने भी चाइना ने का एक तरह से सहयोग लेके बैकएंड में जो सैटेलाइट इमेजरी होती है, कहाँ हमारे हवाई जहाज अटैक कर रहे हैं, उसका प्रयोग किया है। तो अमेरिका की, देखिए, हमारी और अमेरिका की साझेदारी इसलिए है क्योंकि दोनों चीन से चिंतित हैं। तो ऐसा नहीं चीन हमारे पे आक्रमण करेगा, भगवान करे न भी करे, हम लोग भी चीन पे आक्रमण नहीं करेंगे। हम बड़े देश हैं, बड़ी सभ्यताएं हैं, एशिया की 2 बड़ी सभ्यताएं हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर चले, यही मेरी मनोकामना है। लेकिन जो कम्युनिस्ट चाइना ने किया है, तिब्बत पे आक्रमण, कई जगह जिंजियान में आक्रमण, ऐसी जगह, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि उनका अंदाज ठीक है। यही मनोवृत्ति हमने, मैं तो गया था वहां पर, आप जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में। मैं तो वॉशिंगटन में कम से कम 17-20 सेनेटर से मिला हूँ, कम से कम 20 कांग्रेस मैन से मिला हूँ, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से मिला हूँ। तो वहां पर ये बहुत क्लियरली निकल के आया कि वो और हम मिलके चीन की का हम लोग इसे कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तो एक इसमें जोड़ है। ये अलग विषय है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कभी कभी बयान देते रहते हैं, उसका खंडन प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा है। जो आपकी वार्ता हुई कनाडा से उनके 35 मिनट की वार्ता में, उन्होंने उसका खंडन भी किया। लेकिन हो सकता है कुछ और उनकी परिस्थितियां हों, उनके कुछ और मजबूती हो, उनको वहां पर जियो पॉलिटिक्स में अफगानिस्तान को भी झेलना है, वहां पर जियो पॉलिटिक्स में ईरान को भी झेलना है। तो हो सकता है पाकिस्तान का सहारा चाहते हो किसी कारण, लेकिन दूरगामी सोच में हम दोनों देश एक हैं मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं कि हमें पूरा अमेरिका पे निर्भर रहना, हमें अपना अस्तित्व, हम सबसे बड़े विश्व के देश हैं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो हम अपने आप अस्तित्व आगे चला। इसीलिए मैं समझता हूँ सिंदूर का भी जो मैसेज था, उसमें जो आतंकवाद के विरोध में प्रहार हुआ, वो तो एक विषय था, लेकिन जो विकसित भारत पे चर्चा हो, चाहे ब्राजील में हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स में हो, चाहे पनामा में हो, बहुत अच्छी चर्चा हो। और उसी के साथ साथ प्रवासियों में जो चर्चा हो, प्रवासी इतने प्रभावशाली है पूरे विश्व में, वो बहुत मैं गर्वान्वित उसमें महसूस किया हूँ, उसने पूर्वांचल भी कही है। क्या आपको लगता है कि इस अभियान से भारत की विदेश नीति पर कोई ठोस प्रभाव पड़ा है, या फिर ये केवल एक महज नैरेटिव बिल्डिंग पे सीमित रहा? तो देखिए, विदेश नीति के लिए तो हमारे जयशंकर साहब बहुत अच्छा काम करते हैं। प्रधानमंत्री खुद ही एक तरह से विदेशों में जाते हैं, अभी आए हैं यूके से। तो विदेश नीति के लिए हम सांसद लोग कितना कर पाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात सही है कि जब सांसद और सांसद का संवाद होता है तो एक अलग संवाद होता है। जब डिप्लोमेटिक संवाद होता है तो उसमें थोड़ा सा तवज्जो, हम लोग तो फुल अपने जो हमारे ऊर्जा है अपने क्षेत्र की, अपने देश की, उसको ले जाके उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, वो भी ऊर्जावान होते हैं। तो संवाद जो वहाँ के एम्बेसडर हमारे साथ चल रहे थे, उन्होंने वही बोला। मेरे क्वात्रा जी थे यूनाइटेड स्टेट्स में, और अन्य जगह जो लोग थे एम्बेसडर से, सबने उनसे ये बोला कि आप लोग का संवाद प्रखर होता है, स्पष्ट होता है, आप अपनी बात ठीक ठाक रख सकते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग डिप्लोमेट्स बन जाए, हम लोग तो सांसद हैं, हम लोग को तो बिजली पानी सड़क से ज्यादा मतलब है। लेकिन उसी के साथ साथ हमारी बिजली पानी सड़क से उठी हुई जो आवाज है, वो जब उनके सांसद तो पहुंचती है तो अरे मेरा भी बिजली पानी सड़क का ही मामला है कि हमारी तरह के हैं, कोई आने नहीं है। तो एक आत्मीयता बढ़ती है, वो आत्मीयता से एक अलग डायलॉग होता है, इमोशनल डायलॉग होता है। जैसे सिंदूर में हमने उनको बताया कि कैसे 26 लोगों की हत्या हो, कैसे उनकी महिलाओं के सामने हत्या हो, कैसे उनकी महिलाओं को बोला कि आप जाइए, प्रधानमंत्री जी को बताइए। यह इमोशनल जब चीजें बताई, तब उनको पता चला कि हाँ सही बात है। 9/11 हमारे भी 1100 लोग मारे गए थे, तब उनको पता चला 9/11 में क्या हुआ था। जब हम कोलंबिया गए तो हमने वहां बताया कि भाई आपके यहाँ भी टेररिज्म से कितना हताशा है, तब उनको समझ में आया। जब इमोशनल चीज सांसद लोग समझते हैं, डिप्लोमेट लोग थोड़े से मतलब ऐसे होते हैं कि भाई जो डिप्लोमेसी में डिप्लोमेटिक टॉक करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ, जब वापस हम लोग आए तो प्रधानमंत्री से बात हुई, हमारी एक चाय की चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे। हो सकता है कई बड़े मुद्दों पे हर वर्ष या हर वर्ष कुछ ऐसे सांसदों की टोली बाहर जाए, जिससे पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट संवाद, एक तो पीपल टू पीपल संवाद चल रहा है। जैसे मैं भी IIT का हूँ, कई IIT जो बसते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वो यहाँ पर आते रहते हैं, हम लोग वहां से बात करते हैं। दूसरा है सांसद टू सांसद संवाद, तीसरा है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट संवाद। तो ये जो मिडिल लेयर है, ये मिसिंग थी, इसको अगर हम बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर जब
भारत का क्वेश्चन भी क्लियर है आपको भी आएगा। तो क्या भारत की तरफ से कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए क्या? नहीं, देखिए मैंने फॉरेन सेक्रेटरी से ब्रीफिंग ली जाने के पहले। हमारे साथ कई ऐसे एम्बेसडर भी थे जो बार बार हमारे साथ, तरनजीत संजू जी थे, तो वो भी मेरे साथ हम लोग साथ चले। तो ब्रीफिंग इस प्रकार की थी कि दो तीन मुद्दे थे। एक तो सिंदूर को हमें प्रस्तुत करना था, दूसरा हमें ये भी कहना था कि हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं देश के लिए, तीसरा जो हमारे वहाँ के प्रवासी हैं उनके लिए हमारे क्या रुख है, और चौथा कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल विषय थे जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके बारे में टेक्निकल हमारी टैकलिंग हुई थी। तो मेरे हिसाब से हर तरीके से अच्छी ब्रीफिंग हुई थी। वहां भी जाके हम लोगों ने जो ब्रीफिंग करी, हर एम्बेसडर हमें उस देश के बारे में ब्रीफ कर रहा था, यहाँ फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफ किया। तो कुल मिला के बहुत अच्छी तालमेल हुई। और जैसा कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा, हम लोग का भी बड़ा अच्छा सत्संग हुआ, क्योंकि हमारे नेतृत्वकर्ता शशि थरूर जी थे, मैं, हम तीन सांसद भाजपा के थे, दो लोकसभा के थे, एक राज्यसभा के थे, और उसी के साथ साथ एक जेएमएम के थे, एक एकनाथ शिंदे के पार्टी के थे, एक दो और लोग थे। तो जो अन्य पार्टी दलों के साथ 15 दिन लगते लगते हम लोग जो दिन रात चल रहे थे, 5 देशों का दौरा, हम लोग का सबसे बड़ा दौरा था। हम लोग पहले गए और सबसे बाद में आए, तो उसमें भी बड़ा मजा आया। और राजनीति में तभी को मजा आता है जब और सांसदों के साथ हंसी मजाक, अल्लाह दुल्ला, आपकी पार्टी में क्या चल रहा है क्या नहीं है, और उसमें शशि थरूर का बड़ा अच्छा किरदार, बड़ा अच्छी डिप्लोमेट, बहुत अच्छा लगा। देखिए वहां से आने के बाद कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि शशि थरूर जी जो है किसी न किसी में शामिल हो सकते हैं। तो क्या ये नहीं, मेरा तो नहीं था। ये जादू तो कांग्रेस का है। कांग्रेस ने हमको इतना भयभीत कर दिया है, पीछे बैठा दिया है, इतने महत्वाकांक्षी व्यक्ति, जो कि मैं सोचता हूँ डिप्टी स्पीकर तो डिप्टी चीफ हो सकते थे विपक्ष के, उनको जगह नहीं दी उन्होंने। ये तो राहुल बाबा से पूछिए कि इतने अच्छे व्यक्ति उनको थोड़ा सा आगे बैठाएं, पीछे क्यों कर रहे हैं। ये मेरा मानना है। हम लोग का प्रेम तो बहुत छोटा अंश है, जो उनके साथ व्यवहार हुआ उनकी पार्टी में, वो बड़ा अंश है मेरे हिसाब से। अब उसके बारे में और भी आप लोगों से पूछिएगा तब पता चलेगा। ऑपरेशन सिंधु के दौरान पाकिस्तान को तुर्की देश का खुला समर्थन मिला, भारत की विदेश नीति इस पर विफल क्यों रही? देखिए, तुर्किया का बहुत सालों से प्रतिरोध चल रहा है कई मामलों में, और ये बहुत गलत है, क्योंकि तुर्की एक तरह से एक ऐसा देश था जो कि एक धर्म के नाम पे नहीं चलता था, लेकिन कुछ ऐसी रूढ़वादिता वहां पर आ गई कि उन्होंने ऐसा समझ लिया कि हम लोग के, मतलब हम लोग उनका सहायता नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि उनको समझना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उस तरह से नहीं जैसे कि पाश्चात्य सभ्यता ने बोला सेक्युलरिज्म। हम हर धर्म को उठाने की कोशिश करते हैं, जिसमें मुस्लिम धर्म है, जैन है, बुद्धिज्म है, सिख है, पारसी है, हिंदू है, सब धर्म है। तो उनको देखना चाहिए कि हम लोग किसी के विरोध में नहीं है। दूसरी चीज, तकनीकी के मामले में उनको बहुत भारत से मेरे हिसाब से सहायता मिल सकती है। तो ये गलत है। मैं तुर्कियों से अपील करना चाहता हूं कि इसको परिवर्तित करें। वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान के दोस्त हैं तो हमारे दोस्त नहीं बन सकते, ये गलत है। लेकिन एक चीज है, अगर वो इस प्रकार का प्रतिरोध करेंगे तो हम भी उनको ठीक कर देंगे। राजनीति में आप मान लीजिए देश के चौथे आईटीआई, राजनीति में शिक्षा का महत्व कितना है? पहले तो मैं कहना चाहूंगा, आज की तारीख में लोकसभा में दो ही आईटीएन है, मैं हूं और एक आईटी रुड़की के हैं, तो कांग्रेस में है। लेकिन शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और कई लोग मुझसे पूछते हैं, भैया आईआईटी से आपको क्या मिला? ठीक है, शिक्षा मिली, मेरा बड़ी अच्छी नौकरी बड़ी, उसके बाद वही मैं समृद्ध हूँ इसका, कि मेरे परिवार में तो सब ब्यूरोक्रेट से, किसी का पैसा नहीं था, मैंने ही थोड़ा बहुत धन अर्जित किया अपनी नौकरी से। लेकिन उससे ज्यादा मेरा परिश्रम करने की क्षमता, प्रतिबद्धता, किसी चीज को लक्ष्य करने की, आईटी में घुसने की जरूरत है, आईटी में अच्छा चमकने के लिए, सबसे अच्छी नौकरी मुझे मिली उसमें आने के लिए। तो जो मुझे मिली, जो आप देखते हैं कि 8:30 बजे सुबह नित्य मैं 8:30 बजे डॉट उतरता हूँ और 9:30 बजे सफाई हर दिन करता हूँ, होली के दिन भी मैंने की। ये प्रतिबद्धता मुझे कहाँ से मिली? आईआईटी से। और कुछ हद तक आईटी दूसरी चीज मिली थी कि स्पोर्ट्स में बड़ी रुचि थी। तो स्पोर्ट्स में रुचि के कारणवश मैं आज भी कुछ न कुछ, आज सुबह उठ के मैंने डंबल्स किए, मैंने व्यायाम किया। तो इसलिए आप देखते होंगे कि थकान मुझे कम लगती है। इसमें जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी योग करते हैं, वैसे मैं भी कुछ हर दिन कुछ न कुछ क्रीड़ा के मामले में करता हूँ। तो ये दो चीज मुझे आईटी से मिली। शिक्षा तो मिली, लेकिन शिक्षा तो हर जगह मिल जाती है। प्रतिबद्धता, ऐसे लोग जो सत्संग में आपको हर समय आपको प्रोत्साहित करते रहें, जो देश के टॉपर्स हों उनके साथ आप चलें दौड़ें,
तो आपके शरीर में शक्ति आती है। और मैंने तो दौड़ा, मानसिक रूप से दौड़ा, उसी के साथ साथ शारीरिक रूप से मैं 200 और 400 मीटर का गोल्ड मेडलिस्ट था आईआईटी दिल्ली का। मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी था। पहली बार जब आईआईटी दिल्ली ने विजय फतह अपना किया, पहली बार इतिहास में इंटर आईआईटी में, तो मैं उसका डिप्टी जनरल सेक्रेटरी था। इनसे ही मुझे ज्यादा मिला। लेके चलो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक होती रहती है। आपके दादा ये सरकारी है, साथ ही वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्थापक सदस्य हैं। तो क्या आपके कार्यकाल में भी दिल्ली में कोई विश्वविद्यालय नजर आता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। मैं इसमें शोध कर रहा हूँ। मैं आश्वासन नहीं देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, लेकिन मेरा बहुत मन है कि हम लोग यहाँ पर एक विश्वविद्यालय बनाएं जिसमें खास करके इंजीनियरिंग पे हम लोग ज्यादा जोर दें, क्योंकि इंजीनियरिंग में मेरी भी रुचि है, मैं आईआईटी नहीं। तो इन दोनों चीज पे मेरी शोध चल रही है। मैं कब कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, जमीन मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, अच्छी तरह बनवा पाए, लेकिन आदरणीय यूपी जी भी इस पे काम कर रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी पे काम चल रहा है। वो कितनी जल्दी आ सकता है, आश्वासन तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि मैं इसके लिए बहुत इच्छुक हूँ। जन भागीदारी से, सबके साथ से हम लोग अवश्य इसको कराएं। देवरिया जिला बिहार के सीमा से लगा हुआ है। ऐसे में बिहार चुनाव में आपकी क्या रहेगा? अब मुझे मालूम है पार्टी जो दायित्व देती है मैं उसका निर्वहन करूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो विकसित भारत और अमृत प्रयास का मैंने यहाँ पर संकल्प लिया है, उसकी आधार सदन में भी है। उस दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परसों ही मैं बैठा, परसों 4 दिन पहले बैठा हुआ, तो एक सांसद तक्षण किया है, वो मेरे बगल में बैठे, बोले भाई साहब आपने अमृत प्रयास जो किया है, किसी आईएएस अफसर ने मुझे बताया कि आपके जिले में अमृत प्रयास चल रहा है, मुझे भी बताइए, मैं भी करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार का जो एक जिसे कहते हैं उत्सुकता बढ़ रही है देवरिया लोकसभा क्षेत्र की, वह उत्सुकता अगर मैं ऑस्मोसिस के माध्यम से बिहार में पारित कर दूं कि यहाँ पर भी हम लोग आगे चल के कुछ काम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है यही मेरा सबसे बड़ा योगदान है। अगर पार्टी कोई विशेष मुझे दायित्व देती है वहां पर, तो मैं उसका निर्वाह करूँ। मतदाता सूची के सत्यापन के दौरान मामले में विपक्ष हावी है, आरोप लगा रहा है कि ये मतदाता सूची का सत्यापन 2024 के आम चुनाव के समय क्यों नहीं था? देखिए, मतदाता सूची में कुछ कुछ गलतियां थी, कुछ माइग्रेशन भी हुआ है, आप जानते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारणवश बाहर से भी माइग्रेशन हुआ है। आप जानते हैं कि हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ये बात रखी जो पारित पे हुआ। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई गलत नहीं है, सरकार ही कर रही है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कर रहा है। इसमें आप जानते हैं कि लाखों की तादाद में लोग मतलब जो जीवित नहीं थे उनका भी नाम था उसमें, तो वो हट रहा है, वो आवश्यक था। कई ऐसे लोग थे जो बाहर हैं, बाहर के हैं, उनका भी नाम हटा है। तो इसमें मैं बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि अभी विचाराधीन है, पूरी तरह उसमें सुर्खियां आई नहीं है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें चर्चा भी होगी, हो सकता है सदन में हो, मुझे मालूम नहीं सदन में होगी नहीं, लेकिन जनता के बीच में हो ही रही है और राजनीतिक गलियारे में भी इसकी चर्चा हो रही है। और मैं पूरा विश्वास है जो होगा वो न्यायोचित होगा और देश के हित में होगा। अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? नीतीश कुमार जी एनडीए के चेहरा है। देखिए, चुनाव आदरणीय मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां पर जो हमारे नेतागण हैं उनका सानिध्य रहेगा। हमारी पार्टी बहुत सशक्त है। हमारी पार्टी अधिकांश जगह पे किसी शहर पे चुनाव नहीं लड़ती है, सिद्धांत पे लड़ती है। वो सिद्धांत पे विकसित है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जो आज की तारीख में मुख्यमंत्री, उनका नाम ही कोई नहीं जानता था, लेकिन आज की तारीख में है। हमारी पार्टी बहुत लंबे कार्यकर्ता थे और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ ढूंढ के हम लोग निकालते हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए। पूरा विश्वास है शीर्ष ने इसमें काम करेगा। अभी हमारा एक ही एक फोकस है, बिहार का चुनाव जीते। प्रशांत किशोर पराठी क्या रहा है? स्वराज पार्टी अच्छे आदमी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत सफल होंगे। उनकी जो सोच है कि बिहार में एक ऑल्टरनेट थर्ड फ्रंट खड़ा करें, इसमें वो गाँव गाँव घूम रहे हैं, मुझे मालूम है इसके बारे में। व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बहुत प्रशंसक हूं, क्योंकि जहां तक का उनकी सोच है, राजनीतिक सोच, उससे हम सब लोग कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जन स्वराज में बिहार की राजनीति में बहुत असर नहीं पड़ेगा, इस बार नहीं पड़ेगा। हो सकता है अगर 10 5 10 साल और प्रयास करें तो हो सकता है कुछ हिला सके, लेकिन आज की तारीख में जो मुझे पता चल रहा है, उनका जो मार्जिनल एक था कि मैं किंग मेकर बन जाऊंगा, इस बार किंग मेकर नहीं बन पाएंगे। हो सकता है आगे जाके बन जाए जब उनका और प्रभाव। बक्सर सांसद सुधाकर सिंह, उन्होंने हमारे चैनल पे साक्षात्कार किया। उन्होंने कहा कि जनसुराज 6 सीट तक नहीं जीत पाएगी। तो आप क्या कहेंगे? 6 सीट? मैं नंबर तो नहीं दूंगा। मतलब उनका 6 सीट एक अलग विषय है, लेकिन हर विधानसभा में अगर उनका एक स्विंग वोट बनता है, उनकी रणनीति ये है, तो वो किंग मेकर बन सकते हैं समझौता करके। ये उनका, अगर मान लीजिए उनकी 5 सीटें भी मिले तो हो सकता है अपने उसमें कुछ वो ले सकते हैं, ये उनकी। लेकिन मेरे हिसाब से उनकी ये रणनीति विफल होगी इस बार।
हो सकता है आगे चल के अगर वो इस प्रकार से प्रयास करते रहे तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मतलब इतना करप्ट पर्सन केजरीवाल जैसा व्यक्ति 2 बार चीफ मिनिस्टर बन जाए, दिल्ली में ये भी हुआ है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ इस बार उनके बाद दाल रहेगी। पिछले 7 सर्वे में बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आपकी क्या राय? तेजस्वी यादव तो भगोड़ा बन गया है इस बार। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि एसआईआर लाएंगे तो हम लोग बॉयकॉट कर देंगे, मैंने उसको बयान दिया है। तो इस प्रकार का चरित्र जो कि मतलब ठीक है, सदन में बोलते बोलते ठीक लग रहा है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन जब चुनावी जंग में आते हैं तब एकदम विल्ट कर जाते हैं। पिछली बार इतना ज्यादा देश के बिहार को वो राजनीति कर रहे हैं, बोले हमने इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे। भाई साहब, आपका साधन है उसको देने के लिए, या आप सिर्फ मुंह से बात करते रहेंगे? कुछ आपकी यहाँ पर इसमें जिगर में है कुछ करने की बात। तो मैं तेजस्वी जी को बोलूंगा कि अगर आपको राजनीति करनी है तो संभाल के आप बात करें और उसको कार्यान्वित करें। आप वादे तमाम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार वादे करती है, उसको पूर्ण करती है। जो हमने किया 370 हो, राम मंदिर हो, जो भी हो, हमने उसको पूर्ण किया है। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में भारतीय जनता पार्टी खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखना चाहिए कि कैसे हम वादे भी करें उसको पूर्ण करें। राजनीति पर परिवारवाद पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चूंकि आपके पिताजी भी 2 बार सांसद रह चुके हैं और आप 1 बार कांग्रेस सांसद हैं। देखिए, मेरे पिताजी का सांसद 20 साल पहले होना, 2004 में वो सांसद थे। मेरे लिए कोई फायदेमंद नहीं है मेरी भारतीय जनता पार्टी में, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरे लिए इसमें कोई फायदा नहीं है, बल्कि कभी कभी कुछ नुकसान ही हो जाता है। मेरे परिवार का चरित्र बहुत अच्छा है, जनता में उसकी पूछ बहुत अच्छी है, इससे मुझे बहुत फायदा है। लेकिन ये पार्टी का मसला नहीं है, ये तो जनता का मसला है। मैंने मेरे 100 साल को किसी ने उस दिन बोला, मेरे बाबा से लेके जिन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना करी, तो हमारे ताऊ जी से लेके हमारे पिताजी से लेके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मेरा यहाँ पर होना मेरे परिवार से कतई नहीं गिरा। लेकिन उसके विपरीत में आप देखिए, वायनाड में उप इलेक्शन हुए तो प्रियंका गांधी की ने टिकट दे दिया। उसी संसद में भाई बहन बैठे हुए हैं, उसी सदन में 5 सांसद बैठे हुए एक ही परिवार के, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में। इसे परिवारवाद कहते हैं। ये नहीं कि किसी परिवार ने किसी देश के लिए लड़ाई लड़ी हो उसकी 71 में, एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, या लोगों के बीच में रह के अपना ब्रांड बना किया है, उसका अगर मुझे फायदा थोड़ा बहुत मिलता है बहुत ही अच्छा। लेकिन एक और बात कहूंगा, मैं उस फायदे से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं उसके ऊपर एक अलग राजनीति की इमारत बनाना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा किस प्रकार मैंने परिश्रम किया, मैं गाँव गाँव गया हूँ, जितना कोई परिवार का मेरा नहीं घूमा है उससे ज्यादा मैं घूमा, इसीलिए आज की तारीख टिकट मिला है। और एक और बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीरता से दिया जाता है। उसमें इसलिए दिया जाता है कि व्यक्ति सक्षम हो कुछ करने के लिए, तो मुझे वह सक्षमता भी दिया गया टिकट, और इसका मैं पूरी तरह निर्वाह कर रहा हूँ। मान लीजिए हमने हारिम का सरकार किया, भाजपा है वो दिशा की बैठक में उठ कर चले गए, नाराज होकर के, नाराजगी अपनी व्यक्त की। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप बैठक को छोड़कर क्यों चले गए? तो उन्होंने पिछले दिशा की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि पिछली दिशा की बैठक में माननीय दिशा बैठक के अध्यक्ष शशांक त्रिपाठी जी बैठे हुए थे और उनकी मौजूदगी में डीएमसी का बैठक चली गई। ये देखिए, 2 चीज मैं कहूंगा इसमें। एक तो दिशा की बैठक जिस प्रकार से चल रही है उस प्रकार से ही चलेगी। उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि विकसित भारत के लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है। जो लोग पुरानी राजनीति कर रहे हैं, व्यक्तित्व की राजनीति, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आज की राजनीति में दोनों की चीज की आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है, व्यक्तित्व की आवश्यकता है। तो दोनों चीज के साथ हम लोग चल रहे हैं। दिशा की बैठक जितनी हमारे हमारे जनपद में हुई है वहां कहीं नहीं हुई है। 3 हमारी बैठक हुई है। कुशीनगर में उदाहरण के तौर पर मैं उसको खरा बुरा नहीं बोलना चाहता हूँ, हम लोगों ने प्रतिबद्ध रूप से की है। रही बात पिछले मीटिंग में, सब तो ये है, उस दिन सुबह मैंने डीएम से बोला कि आपकी एक मीटिंग चल रही है जो कि आपको नीलामी के लिए 2 बजे जाना है। इस मीटिंग में कई लोग बहुत लेट आए, मैं उनका नाम नहीं लूँ। मीटिंग करीब 11:30 बजे। यह जो डीएम आई मेरे पास करीब 1:30 बजे, 2 बजे मुझे जाना है, मैंने उनको अनुमति दी, ये किसी के बिना नहीं गई। मैं चेयरमैन था, मीटिंग एंड होने वाली थी, 10 मिनट बचे थे, मैंने बोला आप जाएंगे। सीडीओ वहां थे, सीडीओ उसके अध्यक्ष थे, तो उसमें कोई गलती नहीं थी, वो मेरी अनुमति से गई हैं। उन्होंने मुझसे पहले भी पूछा था, उस समय भी पूछा, और सब सहमत थे। रही बात इस बयान में इस प्रकार की कुछ आवाज निकल रही है कि शायद चेयरमैनी में मैं बहुत लोगों को बोलने दे रहा। मेरा ये मानना है कि मैं सचेतक, विश्व की सबसे बड़ी पंचायत में 14 सांसद
के साथ में उठता बैठता हूँ। मैं एकमात्र सांसद हूँ पूर्वांचल का जो सिंदूर में गया है। मैं एकमात्र सांसद हूँ अपने क्षेत्र का जो डिफेंस कमेटी सर्वोच्च कमेटी बैठा है। मैं एकमात्र सांसद हूँ इस क्षेत्र का जो फाइनेंस कमेटी बैठा। मैं एकमात्र सांसद हूँ अपने क्षेत्र का जो इनकम टैक्स कमेटी में मुझे चयन किया गया है। मुझे किसी से प्रमाण नहीं चाहिए सर, मैं कैसे चेयरमैनी करूँ। जो चेयरमैनी करना चाहते हैं उनको बोलना चाहिए 17 साल से विश्व की सबसे बड़ी रेल यात्रा में चला रहा है। किसी ने समझा कैसे चलाया जाता है। जब अनक की जरूरत होती है, मैं ऐसे परिवार से आता हूँ, बड़े बड़े को साफ कर दूंगा, लेकिन मैं इसका प्रयोग नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे में सरलता है। आज की राजनीति में सरलता की आवश्यकता है। सबको साथ लेके चलना है। विधायक जी को भी मैं साथ लेके चलना चाहता हूँ, अन्य लोगों को साथ लेके चलना चाहता हूँ। इसीलिए कल उन्होंने एक अलग मीटिंग बुलाई जिसमें हम सब लोगों ने मिलकर बात की। हमारे विधायक जो कोई उसमें वो नहीं है, बड़े अच्छे व्यक्ति है, कुछ हद तक मेरा होता दूर का रिश्ता भी है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब मिल बैठ के सब विधायक एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़े और इसमें मेरा पूरा विश्वास है शारदा जी मेरा सहयोग समर्थन करें। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नादानी भी कुछ बोल देते हैं, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, अन्य जो सदस्य हैं उनका सबका सम्मान करता हूँ। मैं समझता हूँ हम लोग साथ मिल बैठ के आगे बढ़ेंगे। कल की हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई, उसमें शाही जी थे, उसमें शाखा जी थे, उसमें अन्य लोग थे। उन्होंने महोदया से बात करी, विकास के बारे में बात करी, कई ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए विकसित भारत में काम करना है। दोस्तों, लड़ाई हमारी किससे है? लड़ाई है गरीबी से, असहाय से, यहाँ से जो पलायन हो रहा है उससे लड़ाई है। लड़ाई एक दूसरे से नहीं है। हम लोग तो एक दूसरे के मित्र हैं और रहेंगे। थोड़ी अनबन चलेगी, राजनीति में होती है, कभी कोई बयान दे देता है, कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे में शक्ति की कोई कमी नहीं है। मैं ऐसा सांसद हूँ जो ऐसी कमेटी से बैठा हूँ जो कोई यहाँ से दावे के साथ कह सकता है उसमें मेरे जो वचन है वो सब लोग प्रतिबद्धता सुनते हैं, तो मुझे किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में हजारों स्कूलों को इस आधार पर मर्ज किया जा रहा है कि उनमें छात्र संख्या कम है। क्या ये संख्या स्कूल की विफलता है या सरकार की शिक्षा नहीं है? शिक्षा के मायने में मेरे हिसाब से हमारे जनपद की बात करूं तो मैं आपको कुछ खबरें सुनाना चाहता हूं कि देवरिया जनपद में हम लोग शिक्षा में काफी अच्छे हैं। तो मैं पूरे प्रदेश का या देश का तो मैं नहीं कह सकता, और हमें और भी इसमें और बढ़त करनी पड़ेगी। जैसे कि खासकर कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उसमें शिक्षक आते नहीं हैं, और आते हैं तो शायद उतना काम नहीं करते हैं, जिसके लिए मैं कुछ स्कूल लाना चाहता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि शिक्षा में जितना भी हम काम करें कम होगा। मेरे पिताजी ने किया, मेरे बाबा ने किया, अन्य लोगों ने किया। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि और काम करना है। तो उसमें स्पष्ट मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा इस समय, लेकिन मैं थोड़ा सोच समझ के एक स्कीम लाना चाहूंगा 6-7 महीने बाद विभिन्न प्रयास के तहत, जिसमें मैं कुछ बड़े यहाँ पर संस्थाएं खड़ा करना चाहता हूँ। और जो सामान्य जो हमारे स्कूल है 2021 है 2121 है, उसमें हम लोग कैसे बढ़त लाएं, इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं। 29 मार्च को आपने अमृत प्रयास का शुभारंभ। अमृत प्रयास क्या है? देवरिया की लोकसभा के लिए आपकी सोच क्या है? और 29 मार्च को ही आपने शुरुआत की। अमृत प्रयास एक बहुत अच्छी योजना है जिसके बारे में बता रहा था। कई लोग उत्सुक हैं। दक्षिण से एक सांसद मेरे पास आए, उन्होंने बोला भाई साहब ये क्या कर रहा है, किसी के आइए से मालूम पड़ा है कि आप कर रहे हैं, मैं भी करना चाहता हूँ। अमृत प्रयास में हमने 4 महीने कई लोगों से बातचीत की। मेरे लोकसभा क्षेत्र में 5 विधायकों से मैंने बात करी। मैंने और मेरी टीम, एक 4 लोगों की टीम थी। हमने दोनों डीएम से बात करी, दोनों सीडीओ से बात करी, यहाँ की जो फॉरेस्ट अफसर से बात करी, यहाँ की जो प्लानिंग अफसर से बात करी, यहाँ के किसानों से बात करी, यहाँ के अन्य नेताओं से बात करी। मैंने आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले यहाँ के जो एक व्यापारी मंडल है उनसे बात करी। तो हर जगह से हमने बात करी कि यहाँ के क्या संसाधन है, यहाँ की क्या शक्ति है। उस शक्ति के बेसिस पे, उस शक्ति के आधार पे हम लोग कैसे 10 साल में अपनी जीडीपी को बढ़ाएं, एम्प्लॉयमेंट लाएं, रोजगार लाएं, पर्यावरण की रक्षा करें और मानव में जो छुपी हुई शक्ति उसको उजागर करें। ये 4 लक्षण आए। तो जीडीपी पे आते हैं। आज की तारीख में 17,000 करोड़ हमारी जीडीपी है लोकसभा। मैं देवरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकसभा। तो अगले 10 साल में अगर हम कुछ ज्यादा न भी करें, जैसे दिशा में हम लोग निरंतर काम करते रहे, एक दूसरे के साथ चले, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं पूरा विश्वास है वो 29,000 करोड़ तक चली जाएगी। लेकिन अगर हम लोग उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो 12,000 करोड़ एक्स्ट्रा जीडीपी कर सकते हैं। हो सकता है उतना ना हो, लेकिन अगर चेष्टा नहीं करेंगे तो विकसित भारत नहीं बढ़ेगा। विकसित भारत में बात करते हैं। दूसरा, हम लोग एम्प्लॉयमेंट में भी हम लोग काम करना कोशिश कर रहे हैं।
तीसरा हम लोग पर्यावरण को साथ लेके चले नहीं, बल्कि एक सहजीवन संवाद से मैं भी आ रहा हूँ। हमारे ही गांव में हो रहा है कि कैसे नीलगाय के साथ वो मिलके उनको कैसे बचा के उनको कैसे विस्थापित करके काम करें, बड़ी समस्या है। उसके लिए मैंने एक छोटी सी कमेटी भी घोषित की है और मानव संसाधन के लिए मैंने एक बरगद उनके संगठन का एक संगठन लॉन्च किया है जो कि गाँव गाँव जाके मानव संसाधन उठा रहा है। अब इसमें बात होती है कि हमारी जनता कैसे शामिल हो, और इसी में आपका दूसरा प्रश्न आता है कि 29 मार्च क्यों? 29 मार्च इसलिए क्योंकि यही के एक साधारण व्यक्ति मंगल पांडे, जो एक साधारण सिपाही थे, बड़े अफसर नहीं, साधारण सिपाही थे, 29 मार्च को धोती पहन के बरकपुर परिक्रमा में उन्होंने गोली चलाई। एक नहीं 3 गोली चलाई। जब उनकी गोली ठीक नहीं लगी तो उन्होंने अपने आप को ही मारने की कोशिश करी, क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग उनको फांसी की सजा कर देंगे। लेकिन उस क्रांतिकारी दिवस से जो पूर्वांचल के एक लाल ने किया, बलिया का लाल था, कई ऐसे योद्धा पैदा हुए। रामचंद्र विद्यार्थी यहाँ पर थे, सोनार देवरिया के थे, कई और लोग थे। पैना गांव में बहुत बड़ा एक, उसी के साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई पूर्वांचल की जब झांसी में उन्होंने विरोध किया। तो 29 मार्च और क्रांतिकारी दिवस है जिसमें एक गोली ने हमारे देश को बदल दिया, और वो पूर्वांचल की थी। तो उसको मैंने पूर्वांचल क्रांति दिवस घोषित किया। अब हमें किसी को गोली नहीं चलाना, अब हम लोग को अपने आप को आगे ले जाना, और इसके लिए क्रांति एक अलग चाहिए, वो है हमने प्रयास किया। इसीलिए मैंने उस दिन कलराज मिश्र जी को, के लक्ष्मण जी को बुला के लक्ष्मण जी हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कलराज जी यहाँ के सांसद रह चुके हैं, राज्यपाल रहे राजस्थान में, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति। दोनों के सानिध्य में मैंने एक तरह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विश्वकर्मा भगवान को चिन्हित करके हम लोग आगे की ओर कैसे बढ़े। मशाल यात्रा बहुत बड़ी करी, आपने देखा होगा, ऐतिहासिक मशाल यात्रा थी, और उसमें बहुत अच्छा एक संदेश दिया कि हम लोग मशाल लेके एक नई क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की क्रांति हम यहाँ कर रहे हैं पूरे पूर्वांचल में फैलेगी, पूरे देश में फैलेगी। जो भी चीज कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, मोदी जी कर रहे हैं पूरे देश में, उसमें हमारा गिलहरी जैसा योगदान रहे, यही मेरा विश्वास। आपने अभी बीच में जिक्र किया बरगद अमृत संगठन का, उसके संस्थापक, उसका क्या? देखिए, मैं जब इलेक्शन से वापस आया, 4 जून को मेरा इलेक्शन हुआ, तो मेरे मन में एक बात आई। मैंने बोला, देखिए, करीब 6 लाख लोगों ने मुझे प्रत्यक्ष रूप से वोट दिया है लगभग, और 12 लाख लगभग वोटर थे, और मानिए 20 लाख टोटल वोटर है। अगर 20 लाख वोटर में देखिए जिससे मेरा सरोकार होता है, हर दिन मैं जब जन सुनवाई बैठता हूँ, हर दिन प्रतिदिन में बैठता हूँ, जैसे मैंने बताया 8:30 बजे, तो मेरा जो सरोकार होता है वो शायद उन लोगों से होता है जो महत्वाकांक्षी हैं, कुछ हद तक चतुर हैं, अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हैं। लेकिन उनका क्या, जो मेरे साथ बातचीत नहीं कर रहे थे। कम से कम लाखों ऐसे लोग हैं। मैं समझता हूँ 2 लाख लोग ही फिर मैं मिल पाता हूँ अपने घर में या जब किसी को जाऊँ। तो जो 18 अन्य वोटर है, उनका क्या मतलब, उनकी मानव शक्ति को अगर मैं जगा रहा हूं, तो सड़क, बिजली, पानी से कहीं ज्यादा उसमें शक्ति है। तो उनकी मानव शक्ति को जगाने के लिए 3 प्रकार की अर्थ का संचार मैंने ही सोचा है। बार एक अर्थ है भौतिक अर्थ, अगर उनकी मानव शक्ति उठेगी जब वो एसएचजी बनाएंगे, उद्यमिता करेंगे। दूसरा अर्थ है सांस्कृतिक अर्थ, मेरे जीवन में अर्थ आता है जब मैं इस बरगद के नीचे में बैठता हूँ। तीसरा अर्थ है कि हम लोग EARTH पर्यावरण पे काम करें। ये 3 अर्थ को लेके बरगद अमृत संगठन, जिसमें यहाँ के असंख्य लोगों की मानव शक्ति को जगाने के लिए हर गांव में एक मंगल सेनानी और एक लक्ष्मी सेनानी, वही मैं मंगल पांडे लक्ष्मीबाई मंगल सेनानी लक्ष्मी सेनानी क्यों? क्योंकि हर गांव में यदि ऐसा प्रतिनिधित्व होगा तो इस नेटवर्क से जगह जगह हम लोग उसको नेटवर्क पे कनेक्ट कर पाएंगे, सत्संग होगा। और मुझे बड़ा गर्व की बात है कि आज की तारीख में करीब 600 लोग ऐसे खड़े हो गए हैं, और आने वाले समय में 2000 लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे, जिनके माध्यम से हम लोग मानव शक्ति का प्रचार करें। मान लीजिए आपके गांव में कोई लड़का है जो फास्ट बॉलर होना चाहता है, अभी व्यथे थे, उसके पिताजी बोला कार करता हो, पढ़ा नहीं, वो नहीं, उससे बोले भाई यह लड़का है जो फास्ट बॉलिंग में आपको इस कॉन्टेस्ट से करा सकता। कोई महिला है बोलती है मैं चित्रकारिता में करना चाहती हूँ, लेकिन उसके पिताजी माताजी समाज नहीं समझ पा रहा। हम बोलेंगे नहीं, चित्रकारिता ये मेंटर आपका करेगा, आपको मार्केट से छुएगा। तो इस एक सत्संग, एक जो पाश्चात्य सभ्यता ने और अंग्रेजी सरकार ने यहाँ पर विखंडित किया मंगल पांडे लक्ष्मीबाई के बाद, कि समाज की जो शक्ति थी वो विखंडित हो गई, सब सरकार में चला गया। ये सरकार की जिम्मेदारी है, मैं भी सरकार हूँ, लेकिन समाज की ऐसा रहती है। 80% शक्ति तो समाज में है, उसको हम लोग किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग से परे देश के लिए संग्रहित करेंगे। इसीलिए उसके जो 3-4 आप देखेंगे उसमें लोग हैं, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद और दीनदयाल उपाध्याय। उन्होंने एक मानववाद की बात की, उन्होंने बोला मानव को समग्र रूप से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये है मानव
देवरिया लोकसभा में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जैसे बिजली, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। तो देवरिया लोकसभा में इसके लिए ठोस रणनीति है क्या आपके पास? देखिए, यही दिशा कमेटी का दायित्व है। जो मैंने बात कही अन्य चीजों की, जो बड़ी चीजें हैं जिसमें 7 संकल्प आते हैं, एक संकल्प जो भी कार्यान्वित हो गया किसानों के लिए, वैसे अन्य 7 संकल्प हैं। वो जो सामान्य गति से हमारी बढ़ रही है उसके ऊपर सामान्य है। तो इसमें एक ज्वलंत समस्या लेता हूँ, बिजली, जो कि पिछले आप देखा होगा, मैं सदन में भी था, हमारा समय तो इसी के साथ ही फोन पे बिता रहा था कि हम लोग कैसे सॉल्व करें। बिजली में 2-3 समस्याएं हैं। एक तो क्षमता वृद्धि अगर नहीं होगी तो हम लोग एक ही जगह चलते रहे। हो ये रहा है, हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इस बार जो आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके कारण जो एयर कंडीशनिंग हो रही है, कई लोग एयर कंडीशन लगा रहे हैं, पहले से कूलर चला लेते थे, अब नहीं चल रहा है, गाँव में एयर कंडीशन हो गया। तो हमारी जो लोड है वो 1.5 गुना नहीं बढ़ा, वो 2 गुना बढ़ गया है। और हमारी जो क्षमता वृद्धि हुई वो 1.25 गुना बढ़ गई है। तो पहला ये है कि हम लोग को अगले साल के लिए मैंने बोला है कि हम लोग कुछ करें। अभी त्वरित में मैंने उनको निर्देशित किया कि जहां पर तार की कमी हो, जहाँ तार जल गए हों, ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत अभी नहीं हो रही है, जितने की तार नहीं हो रही है, कई जगह स्विच बोर्ड वगैरह है, उसमें हम लोग काम करें। तीसरी चीज ये है कि हम लोग को अधिकारियों को भी थोड़ा प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि भाई आप लोग अपने अपनी जगह पे रहें। और जो दूरगामी सोच में हमने, जो मैंने बड़ी कल ही सुबह मीटिंग की, वापस आके जब सदन से वापस आया तो हमने ये निर्णय लिया कि 3-4 जगह जो हमारे छोटे छोटे पावर स्टेशन बनने वाले थे, उसमें कहीं जमीन की समस्या है, कहीं धन की समस्या है, उसको निदान करने के लिए वो यहाँ के से नहीं कर पाएंगे, मुझे ही करना पड़ेगा, चाहे जी करना पड़ेगा, विधायकों को करना पड़ेगा, ऐसे लोग करना पड़ेगा। तो उनसे भी हम लोग जन भागीदारी से काम करें, काम करवाएं। तो एक तरह से बहुत गुस्सा था, रोष था पूरे क्षेत्र में, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलके, सब विधायकगण, सब सांसदगण, हम लोग मिलके इसका समाधान ढूंढ रहे हैं, ताकि हम लोग जो 2 समस्याएं कि एक तो आबादी बढ़ी है, उसके साथ साथ टेम्परेचर बढ़ा है, उस समय में जो हमारी दिक्कत होती है उसको हम अभी मैं जब यहाँ आया वो जागृति संस्था के बारे में चर्चा हो रही थी, तो बताया जा रहा था कि संघ की अनुसांगिक संगठन स्वावलंबी भारत अभियान से इसको जो है जोड़ा जा रहा है। इसके मतलब क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जागृति का संस्थापक हूँ मैं। जागृति यात्रा और जागृति उद्यम केंद्र का मैं संस्थापक हूँ, लेकिन जागृति जो मूल संस्था है, जागृति सेवा संस्थान, उसकी संस्थापिका मेरी अम्मा है। करीब 4 साल पहले स्वावलंबी भारत अभियान संघ का एक बहुत बड़ा प्रकल्प चला, जिसका नेतृत्व स्वदेशी जागरण मंच ने किया है। और इसमें पहले एक मीटिंग हुई अहमदाबाद में, कई मीटिंग हुई। करीब 3 साल पहले, मेरे टिकट पे 2 साल पहले मेरी साक्षात्कार इनसे हुआ। एक कश्मीर लाल जी हैं आदरणीय, और सतीश भाई साहब हैं, अन्य लोग उसमें हैं। उन्होंने बोला कि जो आप 17 साल से कर रहे हैं उद्यमिता के माध्यम से, वही इसका लक्ष्य है, तो क्यों नहीं आप हमारे साथ जुड़ते हैं। तो पहले मैं नीति प्रमुख के तौर पर जुड़ा हुआ, क्योंकि मैं भी संघ से काफी जुड़ा रहता हूँ। नीति प्रमुख के तौर पर जब जुड़ा तो उन्होंने ये देखा कि जो हम काम देवरिया और कुशीनगर में कर रहे हैं, उसी के माध्यम से हमारा ये लक्ष्य था कि 10 जिलों में काम करें। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आपको हम दायित्व दे रहे हैं 10 जिलों का, जिसमें कि देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, मई, मऊ, संतकबीरनगर, महाराजगंज, बलिया, आजमगढ़, बस्ती, सिद्धार्थनगर, हो सकता है चुनिए। और तो ये जो 10 जिले हैं, इसमें हम लोग उपकेंद्र बना रहे हैं। तो जिस केंद्र में आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जो 6 एकड़ की जमीन में बन रहा है धीरे धीरे, वो तो देवरिया में वो मुख्य केंद्र बिंदु है। लेकिन कुशीनगर में, तमकुही में, एक गोरखपुर में, तारामंडल में बन गया है। उसी के साथ साथ हम अन्य 7 जिलों में, 4 जिलों में जा रहे हैं शीघ्र ही अन्य। इसके लिए संघ ने और खास करके स्वावलंबी भारत अभियान ने बोला है कि आपका जो प्रकल्प यहाँ चल रहा है, ये 10 जिलों के आप जिम्मेदारी लीजिए, कितना आप इम्पैक्ट लगा रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग करिए। हम लोग ये टीम में शुभम जी वो उसका रिपोर्टिंग करते भी रहते हैं। तो बड़ा एक सौभाग्य है कि इतने बड़े अभियान में, राष्ट्रीय अभियान में जागृति का बहुत बड़ा सरोकार है। लेकिन उसी के साथ साथ एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने जिस दिन मेरा टिकट घोषित हुआ, उसी के आसपास मैंने अपने आप को जागृति से हटा दिया, क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है फाइनेंशियल, कोई अधिकार नहीं ऑपरेशनल। मैं इसका संस्थापक हूँ, यात्रा का और उद्यम केंद्र का, ये तो आजीवन रहेगा, ये तो मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं इसमें डे टू डे कार्यक्रम में कुछ नहीं हस्तक्षेप करता हूँ, न मेरा कोई अधिकार है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब मैं किसी एक संस्था से उतना न जुड़ूं, पूरे पूरे अपने क्षेत्र से जुड़ूं। कोई और सरकारी संस्था या गैर सरकारी आती है तो उसको उतना ही तवज्जो दूं जितना मैं जागृति को दूंगा। तो इस हिसाब से मैं काम करना चाहता हूँ। आप सदन में उद्यमिता बिल
हाँ, ये आपको किसने बताया? बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस पे सोच चल रही है। इसकी प्रक्रिया में थोड़ा सा आपके माध्यम से दर्शकों को बताता हूँ। एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है जिसमें आप प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं, लेकिन इतिहास में 2 ही प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं। तो मैं सिर्फ बिल लाने के लिए मैं सांसद नहीं कहा, बिल आए और उससे कार्य हो इसके लिए मैं सांसद कहा। तो मैं अब सोच रहा हूं कि इस उद्यमिता बिल को मैं किसी मंत्रालय के माध्यम से ले आऊं। तो मेरी बात चल रही है 2 मंत्रालय से। अगर मैं थोड़ा सा भी अपने आप को क्षेत्र में मेरा ज्यादा काम था तो उसको हो गया है स्थापित, तो मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा हूँ। तो हो सकता है भगवान कृपा होगी तो ये लाऊंगा, और उसमें कोई मैं सोचता हूँ कि इस सत्र में तो नहीं, लेकिन हो सकता है विंटर में मैं कोशिश करूँ, तब तक मैं इसकी भूमिका बना लूं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मेरे लिए है, जैसे कई बच्चों को एनएसएस में होता है, एनसीसी में होता है, मैं एनयूएस लाना चाहता हूँ, नेशनल उद्यमिता सर्विस, ताकि हर छात्र जब भी हो सके किसी भी उद्यम के साथ एक अप्रेंटिस करे, उसको उसके लिए क्रेडिट, ताकि बचपन से ही बच्चे हमारे उद्यमिता की तरफ, जैसा कि मैंने कहा पहले ही, शिक्षा रक्षा के साथ आर्थिक स्थिति को बढ़ाना बहुत आवश्यक है, खास की पूर्वांचल। इसीलिए हमारी प्रयास भी है और इसीलिए मैं समझता हूँ नेशनल उद्यम कोर में होना चाहिए। आप बार बार उद्यमी भारत की बात करते हैं, लेकिन देवरिया जैसे जिलों में स्टार्टअप इकोसिस्टम लगभग होना के बराबर है। तो क्या जागृति संस्था इसमें असफल रही है? नहीं, आप देखेंगे कि इसकी चर्चा शायद नहीं हो रही है, लेकिन मैं जागृति को साधुवाद देना चाहता हूँ, अन्य संस्थाओं को साधुवाद देना चाहता हूँ कि 240 के आसपास उद्यमी हम लोगों ने खड़े कर दिए हैं। 6,000 से 7 से 7,500 लाइवलीहुड आ गए हैं उसके माध्यम से। तो चूंकि उद्यमिता फैशनेबल नहीं है, सरकारी नौकरी के साथ धोखा है कि हमें कहीं भी मिल जाए चपरासी के, लेकिन हम सरकारी नौकरी चाहता है, तो जो भी उद्यमी है उसके बारे में प्रचार नहीं हुआ था। तो ये वास्तविकता का अभाव नहीं है, ये अभाव है उपचार का। अभी भी माता पिता अपने बच्चा अगर कोई उद्यमी बनता है तो उसको थोड़ा देखते हैं भाई क्या कर रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक दिन मैं गया किसी के घर पे, मेरे चिंतक हैं, इनके भाई साहब ने बोला, भाई सब बहुत सालों पहले आपने उद्यम करो आगे बढ़ो का नारा दिया था, उसको मैं कार्यान्वित कर रहा हूँ। मैं अपने पीछे गुलाब लगा रहा हूँ और गुलाब से मैं वो बनाता हूँ, उसका एक ऑयल होता है सब का, उससे मैं उद्यम कर रहा हूँ। लेकिन मेरे माता पिता अभी भी संतुष्ट नहीं, मैं पैसा भी ठीक ठाक बना रहा हूँ, मैं सम्मानित हूँ, घर में भी रह रहा हूँ, पीछे गुलाब लगे काम कर रहा हूँ। तो ये व्यथा है, उद्यम करो आगे बढ़ो, तो तभी संभव होगा जब जनता और खासकर कि माता पिता स्वीकार करेंगे कि उद्यमिता भी बहुत बड़ा रास्ता है। वरना सब लोग बैठे होते हैं दिल्ली में, और पर्चे के बाद पर्चा, तैयारी के बाद तैयारी, और 10-10 साल बीत जाते हैं लोगों के, और यहाँ पर तैयारी करके विफल आते हैं। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जागृति ही नहीं, कई अन्य संस्थाएं यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही है उद्यमिता के लिए। आप लोग अवश्य इसमें काम करें। आप एक आईआईटीएन रहे हैं और आप एक सांसद, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि पार्टी या फिर जो संगठन है वो आपके सृजनात्मक क्षमता को सीमित कर रहा है? नहीं, देखिए, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, इससे बड़ा तोहफा, इससे बड़ा सम्मान पार्टी क्या दे सकती है। मतलब आप जानते हैं कि देवरिया संसदीय क्षेत्र में कितने लोगों की कतार लगी थी, उसमें मैं एक बात चयनित हुआ हूँ, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी चीज, पार्टी में मैं बहुत महीनता से काम कर रहा हूँ, इसके बारे में आप और भी पता चलेगा। मेरी अध्यक्ष जी से 4 हफ्ते पहले एक विषय पर बात हुई, संगठन मंत्री जी से 2 हफ्ते पहले विषय बात हुई। उस बात पे मैं कुछ लिखन पठन कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि दीनदयाल जी के जो एकात्म मानववाद को आगे बढ़ाया जाए अलग तरीके से, आर्थिक रूप से, और उसमें पार्टी मेरा पूरा सहयोग लेगी। लेकिन आज की तारीख में एक नवनिर्वाचित सांसद के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाऊं, यहाँ के संगठन को आगे बढ़ाऊं, ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। और आपको जान की खुशी होगी कि मैंने ये निर्धारित कर दिया है कि मैं विधायकों के साथ अगले 6 महीने में हर एक सेक्टर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। 20-20 सेक्टर हम लोग अपने अपने निर्धारित कर रहे हैं, इसके बारे में आप चर्चा है। जागृति यात्रा जैसे कल्पना को मूर्त रूप देना और उसे वैश्विक पहचान दिलाना, क्या ये आपके लिए आत्मसंतोषजनक बात है या फिर सिर्फ शुरुआत है? चैरिटी यात्रा तो बहुत बड़ा प्रकल्प है, क्योंकि 17 साल से 500 लोगों को हर साल एक बहुत बड़ी ट्रेन यात्रा में 15 दिन ले जाना, जिसमें विश्व के तमाम देशों के लोग आते हैं, और पूरे देश पर आपको ताज्जुब होगा, इस साल 70,000 लोगों ने आवेदन दिया है। 70,000 लोग, हम लोग तो अचंभित हैं। तो ये पूरा देश का एक
मस्ट डू इवेंट हो गया है। जो भी आप कैंपस में जाए, चाहे आईआईटी जाए, कहीं जाइए, आप देखेंगे कि लोग चाहते हैं कि इसमें आए। मैं चाहता हूं कि इस माध्यम से अपने देवरिया लोकसभा की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा कि आप लोग भी आवेदन दीजिए जागृतियात्रा.com। इस साल अगर बाई चांस नहीं होता है तो अगले साल 7 नवंबर से 21 नवंबर तक यात्रा चलेगी। और देवरिया ही एकमात्र पीछे हमारे 500 लोग विश्राम करते हैं। देवरिया की यात्रा है, कुशीनगर की यात्रा है, अवश्य आप लोग भाग लीजिए। आपने अपनी बेटियों का उपनयन संस्कार किया, जिसमें देश की पहली प्रश्नकारी किरण बेदी भी शामिल हुई। ये संस्कार अमूमन बेटों के लिए किया जाता है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्या ये परंपरा समाज में आनी चाहिए? हाँ, आनी चाहिए। अब मैं समझता हूँ जब मेरी बहन थी तो मुझे ऐसा लगा, मेरा उपनयन हुआ था उसका नहीं हुआ, तो उस समय उनको क्या लगा होगा। इसी तरह मैं नहीं समझता था कि मेरी बेटियों को लगे कि मेरे भाइयों के लड़के जो हैं उनका उपनयन संस्कार होगा, उस समय नहीं हुआ था, और मेरी बेटियों का ना हो। और इसमें पूरा पूरा मेरा परिवार शामिल था, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे अन्य लोग, सब लोग शामिल थे कि ऐसा होना चाहिए। और इससे बहुत बड़ा संदेश गया। आज भी मेरी लड़कियां मुझे प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनको ऐसा लगता है कि कभी भी बचपन में हमने कभी भेदभाव नहीं किया। और दूसरी चीज ये भी कहना पड़ेगा कि सांस्कृतिक रूप से हमारी जो शिकायत होती थी उनके बारे में भी हम लोग को स्मरण करना चाहिए कि जब मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को एक चुनौती दी बनारस में, तो उसमें पुरुष वर्ग कहाँ था और महिला कैसे नेतृत्व कर रही थी। आज की तारीख में अगर मान लीजिए निर्मला जी कर रही, वो रक्षा मंत्री रह चुकी हैं। तो इस प्रकार से ऐसी नेतृत्वकर्ताओं को आगे ले जाना बहुत आवश्यक राजनीति में आने के बाद यह भारतीय वेशभूषा धारण किया जाता है, इसके पीछे क्या संदेश है? और ये जो पीला वस्त्र आप धारण करते हैं, है। इसमें राजनीतिक पहले भी सच तो यह है कि पीला वस्त्र मैं बहुत सालों से धारण किया हूँ। कुर्ता पहले पैंट शर्ट था, लेकिन करीब 5 साल पहले, तकरीबन 2-3 साल पहले से मैंने निर्णय लिया कि मैं धोती कुर्ता में आ जाता हूँ, क्योंकि अपने क्षेत्र का यही प्रवेश है और सच पूछिए सबसे कंफर्टेबल, खास करके गर्मियों में धोती कुर्ता है। तो मैं आपके मंच से कहना चाहूंगा अन्य लोगों को कि आप पैंट शर्ट छोड़िए, धोती कुर्ता में आए। रही बात पीले वस्त्र की, देखिए पीला वस्त्र मुझे अच्छा लगा पहले, और मैंने जब संस्थापक था मैं जागृति का, तो मैंने जागृति को भी बोला कि आप लोग पीला वस्त्र पहनिए, और बरगद संगठन में पीला वस्त्र है। लेकिन 3 साल पहले एक प्राण प्रतिष्ठा देवरिया में ही हो रही थी एक मंदिर में, तो वहां मैं गया, तो वहां देखा पीताम्बरा मैया का एक मूर्ति थी, तो वहां किसी ने मुझे बताया कि ये भी पीला वस्त्र में है, तो कि वो है चिन्ह है। तब मैं उसके बाद पहली बार दिया गया, तब से मेरी आस्था और भी बढ़ गई है। तो मैं पीला वस्त्र आजीवन नहीं छोड़ूंगा, यही नहीं रहूंगा। आप एक विजनरी नेता के रूप में जानना चाहते हैं। देश में काफी, पूरे देश में इस समय चर्चित है, क्योंकि आई आई टी है और साथ में आपके पास विजन भी है। ये आपके प्रश्न है, हमारा फिर यहाँ से रहेंगे। ऐसे में जागृति संस्था को संभालना, और इसके लिए फिर जैसे कि अभी मैं यहाँ आया तो मैं देखा नीलगांव चर्चा हो रही है कि नीलगांव को कैसे उसके साथ हम लोग तालमेल बैठा कर चल सकते हैं। तो हर क्षेत्र में लगभग लगभग कार्य कर रहा है ना, और दिन रात काम कर रहा है। ऐसे में आप अपने लिए समय कहाँ से निकालते हैं? और क्या सोचते हो कि विजन ही आते रहते हैं आपके पास, ये प्रयास किया जाए? नहीं, देखिए 2 चीजें मैं नहीं करता हूँ, उससे बड़ा मेरा समय निकल जाता है। एक तो बहुत सोशल मीडिया पे डाउन नहीं करता हूँ, कि आधा समय तो पहले मेरा समझता हूँ 2-3 घंटे उसी में निकल जाता है। दूसरा, मैं व्यायाम करता हूँ, उससे मुझे 2 घंटा और मिल जाता है। मतलब रात को अगर मैं देर सोता हूँ तो मुझे बहुत थकान नहीं लगती व्यायाम से। तीसरा, अपने लिए कुछ परिवार की जो, मैं अपने परिवार के साथ उतना बैठ नहीं रहा। एक बड़ी दिक्कत राजनीति में होती है कि परिवार समझता है कि आपको दान दे दिया गया है जनता को, उस सकते हैं। क्योंकि मुझे उन्होंने बोला कि आप जाइए, अब जनता का रिश्वत रहिए, क्योंकि अब जितना भी समय मिलता है जनता को देना पड़ता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अपने परिवार के साथ जो एक रिश्ता है और एक अपना बैठना बहुत आवश्यक है। मेरी भी 2 लड़कियां हैं जो बड़ी हो गई हैं, उनके साथ मैं कम समय बिता पा रहा हूँ। अगर मैं और बिता पाऊँ तो अच्छा रहेगा। हालांकि दोनों लोग मेरे साथ बहुत अच्छा चलते हैं। ईशा जो मेरी छोटी लड़की है, वो यहाँ पर आके उन्होंने किसानों के साथ काम किया है। बड़ी लड़की तारिणी बहुत अच्छी नृत्यांगना है, मेरी पत्नी की तरह। दोनों के साथ मैं समय बिताने की कोशिश करता हूँ। तो जितना भी समय मिलता है चाहता हूँ कि परिवार के साथ बिताऊं। मेरे माता पिता जी वृद्ध हैं, उनके साथ भी समय बिताऊं, उनके साथ भी कम समय बिता पा रहा हूँ। तो जो भी समय मिलता है उनके लिए मैं एक तरह से रखता हूँ। मैं पढ़ता काफी हूँ, मैं जहाँ भी मुझे समय मिलता है, शायद विजनरी जो नेचर है उसी के कारण आता है, क्योंकि मुझे
आइडियाज अच्छी आती हैं, लोगों के साथ सत्संग होता है तो आइडियाज आती हैं। और अंत में मैं ये भी कहूंगा कि जो 15 दिन की यात्रा होती है, जागृति यात्रा, उससे भी बहुत सीखने को मिलता है। जो 500 लोग आते हैं बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि परिवार के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में ख्याल रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि राजनीति बहुत बेरहम एक पेशा है। उसमें आप दिन रात लगे रह सकते हैं और उसके बाद भी आपको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। पीस ऑफ माइंड बहुत आवश्यक है। आप अपने आप में एकाग्र रहें। जब तक एकाग्रता नहीं होती तब तक एक सांसद जो कि 20 लाख वोटर को झेल रहा है या उसकी सेवा कर रहा है, उसका 28 लाख लोगों के पास जाने की कोशिश कर रहा है, तभी हो पाए जब वो एकाग्र रहेगा। यह हम लोग को परिवार से ही मिला है, इसीलिए ये परिवार से भी मुझे प्रेशर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माँ पीताम्बरा पे अतिश ऊर्जा प्रदान करें, ऐसे संतुलन न्यूज और संतुलन न्यूज के दर्शक आशा करते हैं, धन्यवाद। कामना करते हैं। शब्दों से ज्यादा वक्तव्य और वक्तव्यों से ज्यादा दृष्टि को गूंजता है। आज के इस संवाद में माननीय त्रिपाठी जी ने सिर्फ जवाब नहीं दिए, बल्कि अपने विचारों की स्पष्टता, संवेदनशीलता और राष्ट्र के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इस वीडियो को यूट्यूब पे देखना, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देखना, फॉलो करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।